शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम विकृत लोकतंत्र यही बात करेंगे। हम पिछले कुछ दिनों से इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आज हमने उद्धरण संख्या 3016 पर रखा है, क्योंकि इस उद्धरण में ही कई बिंदु हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। इसमें भारतीय लोकतंत्र की विकृतियों की पहचान की गई है। इसके साथ ही उसके लक्षणों को भी यहाँ पे रेखांकित किया गया है। इसमें हमें देखना है कि यह कौन सी विकृतियां हैं जो हमारे लोकतंत्र में मौजूद हैं। इसी पर हम बात करेंगे। जो पहली विकृति है वह है विचार मंथन की जगह विचार प्रचार को अधिक महत्व दिया जाए। देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं या चर्चा कर चुके हैं कि विचार मंथन की जगह विचार प्रचार को जगह दी जा रही है। यह काम आज से नहीं बल्कि सालों से हो रहा है। ऐसे तो हम आज के भारतीय लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उदाहरण देना चाहता हूं आजी पार्टी का। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में आजी पार्टी सत्ता में आई, तो उसका प्रचार मंत्री था गोएबल्स। वह कहता था कि किसी भी झूठ बात को इतना दोहराओ कि वह सच बन जाए। इसी के दम पर उसने अपने आप को नाजी पार्टी को जनता में लोकप्रिय किया। ठीक उसी का तरीका हमारे लोकतंत्र में अपनाया जा रहा है। चाहे वह कोई भी अंग हो, जो पूरी भारतीय व्यवस्था है, शिक्षा, न्याय, राजनीति या और भी किसी तरह की व्यवस्था, उसमें हम यही पाते हैं कि विचार मंथन की जगह विचार प्रचार को अधिक महत्व दिया जा रहा है। और यह समस्या बहुत ही विकट है। आज के समय में कोई भी व्यक्ति अपने यार के दम पर अपनी छवि को अच्छा कर सकता है, चमका सकता है, जनता के बीच अपनी जगह बना सकता है। आज हर जगह देखिए, विज्ञापन देखिए, विज्ञापन ऐसे आते हैं किसी भी उत्पाद के बारे में कि यह उत्पाद अपनाइए और आपको फायदा होगा। तो यह मेरा मानना है कि विचार विचार अधिक हो रहा है। अब दूसरा है संचालक और संचालित के बीच दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। यह बात भी ध्यान देने वाली है
कि भारतीय लोकतंत्र में संचालक और संचालित, संचालक मतलब तंत्र, और संचालित मतलब लोक, जनता और सरकार के बीच में दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज हम अपनी बात को सरकार के सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह सकते, हमें किसी माध्यम की आवश्यकता है। इसके अलावा यह देखिए कि जो हमारी सरकारें हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वह हमसे कितने दूर हैं। व्यावहारिकता में देखिए कि जब हमारे सांसद या विधायक चुनाव जीतते हैं, सदन में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, उसके बाद हमसे उनकी कितनी बार भेंट होती है? बहुत कम। यह दिखाता है कि यह दिखाता है कि संचालक और संघ के बीच दूरी अधिक है। राजनीति और समाज सेवा का व्यवसायीकरण कर दिया जाए। देखिए, राजनीति और समाज सेवा दोनों का आज के समय में व्यवसायीकरण हो गया है। अब हम देखते हैं कि राजनीति और समाज सेवा दोनों पैसा कमाने का तरीका बन गया है। आज राजनेता राजनीति को एक करियर की तरह देखते हैं। समाज सेवा भी उसी का हिस्सा है। जैसे कि समाज सेवा के नाम पर एनजीओ खुल चुके हैं। उनका काम क्या है? काले धन को सफेद करना। ये एनजीओ धन प्राप्ति का एक साधन भर है। यह मानना पड़ेगा कि यह विकृति हमारे यहाँ है। इसके अलावा भौतिक पहचान का संकट पैदा कर दिया जाए और योग्यता की जगह पूजा, पोशाक, बाल आदि की पहचान को ही योग्यता का मापदंड बना दिया जाए। देखिए, इसमें कहा गया है कि आज व्यक्ति का जो उसका आंतरिक गुण है, जो उसके अंदर नैतिकता है, आध्यात्मिकता है, आचरण है, चरित्र है, उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि वह देखने में कैसा लगता है, उसकी ड्रेसिंग कैसी है, उसका हेयर स्टाइल कैसा है, वह ऐसी बातें करता है। यह हमारे समाज में चल पड़ा है। सबसे दुख की बात यह है कि राजनीति में भी यह विकृति आ गई है। ऐसे देखा जाए तो राजनीति का इससे कोई कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इसका भी बहुत महत्व हो चुका है। हर राजनेता अपनी छवि चमकाने के लिए इस तरह की टैक्टिक्स उपयोग करता है। जो पोशाक है, बाल दाढ़ी है, या अपना जो उसका जो टीम टाम है, वह चल रहा है। अब अभिनेताओं को देखिए, वह अपना गेटअप कैसे रखते हैं कि वह लोग प्रिय हो, लोगों का ध्यान अपनी अपनी ओर खींचे। तो यह विकृति भारतीय लोकतंत्र में ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी भारतीय व्यवस्था में ही आ चुकी है। या कहें कि यह हमारे समाज में व्याप्त है। जो पांचवा है कि समाज को तोड़कर वर्ग में बदलने का प्रयास हो, तथा
वर्ग निर्माण, वर्ग संघर्ष और विद्वेष को रहित किया जाए। देखिए, समाज को तोड़ने का जो प्रयास है वह लंबे समय से चल रहा है। आजादी के बाद से ही वामपंथियों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है। हर सरकार ने, चाहे वह किसी भी दल की हो, इसको बढ़ावा दिया है। आज भी यह जारी है। स्त्री पुरुष के बीच भेद पैदा करके, सवर्ण दलित के बीच धार्मिक खाई बढ़ाकर, इस तरह की बातें करके वर्ग संघर्ष को बढ़ावा दिया जाता है ताकि राजनेताओं का एक वोट बैंक बन सके। छठा है, समाज व्यवस्था निष्प्रभावी हो जाए। हमारे यहाँ समाज व्यवस्था निष्प्रभावी हो चुकी है। आज समाज नाम की कोई चीज नहीं बची है। राज व्यवस्था ने सामाजिक व्यवस्था को निगल दिया है। आज व्यक्ति, परिवार, गांव, विवाह संस्था जैसे संस्थानों में भी राज्य का दखल है। राज्य ने ऐसे कानून बना दिए हैं कि वह व्यक्ति के दैनिक जीवन में हस्तक्षेप करता है। तो यह मानना पड़ेगा कि सामाजिक व्यवस्था निष्प्रभावी हो गई है। मानव स्वभाव ताप वृद्धि का निरंतर विस्तार होता रहे। देखिए, मानव स्वभाव में ताप वृद्धि, इसका मतलब पहले समझते हैं। मानव स्वभाव में ताप वृद्धि का मतलब है उसके अंदर अवगुण का बढ़ना, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, ऐसी वृत्तियों का बढ़ना। मानव में ताप वृद्धि का ही परिणाम है कि समाज में हिंसा और अराजकता का माहौल है। जब व्यक्ति आध्यात्मिकता और नैतिकता से विमुख होकर भौतिकता और विलासिता की ओर अग्रसर होता है तो उसमें ताप वृद्धि होती ही है। यह बहुत बड़ा मुद्दा है। मानव स्वभाव में जो ताप वृद्धि हो रही है, जो उसके अंदर वृत्तियां हावी हो रही हैं, उसी ने समाज को बदहाल कर रखा है। जो आठवां है, मानव स्वभाव स्वार्थ वृद्धि भी बढ़ती रहे। देखिए, यह इसी का एक पार्ट है। जो बात वहां कही गई है, यहाँ भी वही बात कही गई है कि मानव स्वभाव में स्वार्थ बढ़ता जा रहा है। आज हर व्यक्ति चाहता है कि हमें क्या मिलेगा, अगर हम किसी के लिए कुछ करेंगे तो वो हमें क्या देगा, या यह सोचता है कि हम किसी के लिए कुछ क्यों करें, हम तभी कुछ करेंगे जब हमें कुछ मिलेगा। यह जो मानसिकता है, इसी की वजह से समाज में ऐसे लोगों का भाव है जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं। आज हर जगह ऐसे लोगों का बोलबाला है जो अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जो चौथा बिंदु था कि भौतिक पहचान का संकट पैदा हो जाए, इसमें एक बात मैं जोड़ देता हूं कि हमारे यहाँ एक कहावत है अंग्रेजी में। लोग कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यह बात हमेशा कही जाती है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एक छलावा है। अगर कोई ये बात बोलता है कि कोई व्यक्ति पहली ही बार में किसी को प्रभावित कर दे,
यह संभव नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के द्वारा पहली ही बार में प्रभावित हो जाए तो समझिए कि उस व्यक्ति में दिक्कत है। और कोई व्यक्ति अगर पहली ही बार में किसी को प्रभावित कर दे, इसका मतलब है कि वो फेक है। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पहली ही बार में किसी को प्रभावित कर दें। राम, कृष्ण, महावीर बुद्ध हो सकते हैं, और नाम आदमी नहीं कर सकता। जब तक कोई व्यक्ति किसी को जानेगा नहीं, उसके गुण दोष नहीं देखेगा और गुण दोष की विवेचना नहीं करेगा, लोग हमसे कैसे प्रभावित होगा। अगर वह पहली बार में प्रभावित हो रहा है तो इसका मतलब वह धोखा खाएगा। या कोई व्यक्ति अगर इतना अच्छा हमसे बन रहा है तो इसका मतलब कि वो चाली है, फरेबी है। तो ये था आज का विषय परिचय, इसे मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। चलिए मैं थोड़ा सा इस विषय पर रखता हूँ। देखिए, इस कोटेशन में जो है एक पॉइंट आया है जो कहता है कि संचालक और संचालित इन दिनों के बीच में जो दूरी है वो लगातार बढ़ाई जाए। मुझे लगता है कि विकृत लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खराबी दिखाई देती है। संचालक और संचालित की बीच की दूरी अगर बढ़ेगी तो ये सिर्फ उन दोनों की ही बीच की दूरी नहीं है, यह व्यवस्था और सिद्धांत के मध्य भी दूरी है। यह न्याय और व्यवस्था के मध्य भी दूरी है। यह जो है एक तरह से देखा जाए तो समाज और राज्य के बीच भी बढ़ती हुई दूरी है। और यही सारी अव्यवस्था का कारण दिखाई देता है, जहां एक जो है शासक की स्थिति में हो जाता है और दूसरा शासित शासित की स्थिति में, जो कल हम लोगों ने चर्चा करी थी। तो ये एक जो कोटेशन है वो यही दिखाता है कि न्याय और व्यवस्था के मध्य कितनी अधिक दूरी है। अर्थात संचालक और संचालित, तो इसको भी आप ये भी कह सकते हैं। ये एक तरह से समाज और राज्य के बीच में अगर दूरी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं अविश्वास भी बढ़ता है। और अविश्वास बढ़ता है तो अराजकता बढ़ती है, और अराजकता बढ़ने का अर्थ है लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो खतरे में पड़ जाती है। इसका अर्थ यह है कि संचालक और संचालित के मध्य की जो दूरी है वह पूरे के पूरे लोकतंत्र पर एक खतरा है। क्योंकि हमने जो विषय लिया है विषय ही विकृत लोकतंत्र है। तो विकृत लोकतंत्र में ये व्यवस्था रहती ही है, एक शासक एक शासित हो जाए, लेकिन इसके दो परिणाम हैं। या तो ये तानाशाही की तरफ चला जाए या लोक स्वराज्य की तरफ चला जाए। लेकिन ये स्थिति लंबे समय तक अगर संचालक और संचालित के बीच में दूरी रह जाती है तो यह स्थिति जो है अव्यवस्था में बदल जाती है और लोग तानाशाही की तरफ बढ़ना पसंद करते हैं। तो किसी तरह से जो है इस दूरी को घटाने का प्रयास करना चाहिए। अब ये दूरी घटेगी कैसे? तो इस दूरी को अगर घटाना है तो फिर वही जो बात आती है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए। अर्थात जो है शक्ति ऊपर से नीचे की तरफ न जा करके नीचे से ऊपर की तरफ जाए। और ग्राम सभाओं को, परिवार सभाओं को, जो संवैधानिक अधिकार की बात की जाती है, जिसे हम सहभागी लोकतंत्र भी कहते हैं। तो अर्थात जब हम सहभागी लोकतंत्र की तरफ बढ़ेंगे, हमारी सहभागिता बढ़ेगी, तब संचालक और संचालित के मध्य जो है दूरी घटेगी। और संचालक और संचालित के मध्य दूरी घटेगी तो न्याय भी समय पर मिलेगा। और न्याय और सुरक्षा व्यवस्था अगर अच्छी होगी तो हम आदर्श लोकतंत्र या लोक स्वराज्य की तरफ बढ़ पाएंगे।
तो इसका समाधान तो यही है कि दूरी को घटाना है तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम को हमें अपनाना पड़ेगा। सिस्टम जितना अधिक सेंट्रलाइज्ड होगा दूरी उतनी अधिक बढ़ेगी, और जितनी अधिक दूरी बढ़ेगी उतनी अधिक अव्यवस्था बढ़ेगी। तो ये जो एक कोटेशन कहता है, ये कोटेशन जो है वास्तव में एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। वो संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल ढांचे पर ये जो है एक आघात है। अर्थात ये व्यवस्था जो है एक तरह से कहा जाए तो अराजकता की तरफ हमें ले जा सकती है, हिंसा की तरफ ले जा सकती है। लोग जो है जब समय पर न्याय नहीं प्राप्त कर पाते तो वही लोग जो है बाद में हिंसा का भी सहारा लेते हैं। तो राज्य और समाज के बीच अगर दूरी घटती है तो इससे न व्यवस्था हटेगी, बल्कि जो है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो व्यक्ति को समय पर न्याय भी मिलेगा और अराजकता भी घटती चली जाएगी। लेकिन संचालक और संचालित के बीच दूरी बनी रहे, इसके लिए जो प्रयास किए जाते हैं, तो जो पांचवा कोटेशन कहता है कि इसके लिए समाज को तोड़कर वर्गों में बदलने का प्रयास किया जाता है। वर्ग निर्माण होगा, वर्ग विद्वेष होगा, वर्ग संघर्ष होगा। तो जब तक ये सब कुछ चलेगा तब तक जो है वो एक शासक की भूमिका में और समाज शासित की भूमिका में रहेगा ही, और दूरी निरंतर बढ़ती रहेगी। और ये दूरी जब बढ़ेगी तो वो सारी अव्यवस्था को पैदा करेंगे। अव्यवस्था को पैदा करेंगे तो मानव स्वभाव में ताप वृद्धि भी होगी। और अगर खराब नीतियां रहती हैं तो उसका कहीं ना कहीं जो है स्वार्थ में भी वृद्धि होगी। जैसे हम परिवार व्यवस्थाओं में देखें, तो परिवार व्यवस्थाओं में व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार दे करके स्वार्थ वृद्धि को बढ़ाना और न्याय को समय पर ना दे करके ताप वृद्धि को बढ़ाना, ये दो चीजें चल रही हैं। तो संचालक और संचालित की दूरी घटने से ये दोनों समस्याएं भी जो है वो समाप्त हो जाएंगी, और परिवार अपनी आंतरिक नीतियां बना सकता है। मैंने इसे कोटेशन पर अपनी बात रख दी है, बाकी के साथी बता सकते हैं। कोई भी साथी बताएं। सभी बंधुओं को नमस्कार। बताइए आदरणीय। देखिए, संचालित और संचालक के बीच जो है, जो लोग दूरी घटाने के प्रयास करते हैं वर्तमान समाज में, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो वांगचू साहब हो, ऐसे लोग जो है आदर्श व्यक्ति नहीं होते। यह बात करने वाला आदमी तो आदर्श हो सकता है, लेकिन इस पे काम करने वाला आदमी आदर्श नहीं होता है। और सुरक्षा और न्याय की जिम्मेदारी इसके ऊपर हो जाती है, चाहे वो वांगचू हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल। कोई दंगा अगर भड़कता है तो उसकी जिम्मेदार सरकार जो है नहीं रह जाती, वह कह देती है कि इन लोगों ने दंगा भड़काया। और वो लोग इतने मजबूत होते हैं कि वो लोग दंगा भड़का भी लेते हैं। तो संचालित और संचालक के बीच में जितनी दूरी रहेगी उतनी ही उचित रहेगी। अगर दूरी खत्म होगी तो ये जैसे मक्कार लोग, देशद्रोही लोग सत्ता को जो समाज में उतारने का प्रयास कर रहे हैं और उससे जो है मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, इनके मंसूबे सफल हो जाएंगे। इसलिए जो है संचालित के बीच में दूरी जो है अत्यधिक रहनी चाहिए। बातचीत इस पे किया जा सकता है, क्योंकि बातचीत करने में कहीं से कोई समस्या है नहीं। तो उस पे आपके ऊपर जो है आप महान बन सकते हैं बात करके। धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी। बाकी के साथी बताएं। हेलो। जी बताइए। हाँ हाँ, ये आज के विषय के बारे में मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो
वर्ग संघर्ष वाला जो पॉइंट है, ये वर्ग संघर्ष तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, ये एक समस्या सरकार ने पैदा करी जनता के लिए। आपकी तो आवाज नहीं आ रही हम सही। वहाँ देखते हैं कि वहाँ हम बिना जाति के हमको इक्वल ट्रीटमेंट। हेलो, अभी आ रही है क्या? जी अब आ हाँ, आ रही है। रही है आवाज, हेलो बताइए। जी। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हम एक कॉमन सिटीजन के रूप में, तो हम वहाँ बिना किसी जातीय भेदभाव के इक्वल ट्रीटमेंट लेते हैं, चाहे वहाँ कोई ब्राह्मण जा रहा है, चाहे वहाँ कोई शूद्र जा रहा है। सबको सरकार के जो मतलब वहाँ पे जो व्यवस्था है बराबर का, वो चिकित्सा देती है बिना भेदभाव के। जब हम स्कूल में जाते हैं वहाँ पे भी यही है। स्कूल में सबको एडमिशन बराबर मिलता है। कोई सरकारी एग्जाम होता है, नौकरी होती है, तो भी वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। ये आम समाज जो अपने घरों में है वहीं ये जातिवाद चलता है। जब चुनाव आते हैं तो जातिवाद केवल मुझे लगता है कि केवल राजनेता ही नहीं पैदा करते हैं, वर्ग संघर्ष जनता खुद भी पैदा करती है। क्योंकि एक व्यक्ति चुनाव के टाइम में एज ए कॉमन सिटीजन वो जातिवाद में बढ़ जाता है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में सुविधाएं लेने जाता है तो वो जातिवाद खुद भूल जाता है एक नागरिक के तौर पर। एक बात तो कहीं ना कहीं राजनेताओं के साथ साथ हम जनता को भी अपने को इससे बचाना, मेरे हिसाब से बचाना चाहिए। हमको भी समझना चाहिए कि कहीं तो हम बिल्कुल ही भूल जा रहे हैं, कोई वर्ग संघर्ष ही नहीं है, और कहीं हम लोग भी उसका शिकार हो रहे हैं। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सरकार ने जो मतलब विकृत लोकतंत्र, सरकार को मतलब जनता को एक तरीके से पराधीन रखना, तो आज की जो जनता है, आज हर घर में लगभग लगभग मेरे हिसाब से तो 80-90% घरों में, 80% तो सारी सुविधाएं हैं। टू व्हीलर है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है। तो क्या जो एक बच्चे जो है माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, वो भी क्या सरकार ने ही सिखा दिया है? पति पत्नी को धोखा देना, चीटिंग करना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, ये भी क्या सरकार ने सिखा दिया है? शराब पी के पत्नी को मारना, ये भी क्या सरकार ने सिखा दिया है? एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार करके जिसको सरकारी नौकरी मिलती है फिर भी ऊपर से पैसे खाता है, वो भी क्या सरकार ने सिखा दिया है? एक कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है, कोई बिजनेसमैन होता है जिसके अंडर 10 20 50 लोग नौकरी करते हैं, वो शोषण करता है जनता के अधिकारों का, वो भी क्या सरकार ने सिखा दिया है? तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें मुझे लगता है ऐसी भी हैं कि हम में भी कमियां हैं, सरकार में कमी है। वर्ग संघर्ष वाला मुझे समझ में आता है, और जो जो संचालक के बीच में दूरी वाला। हेलो हेलो। सही है, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो ये जो वाला बिंदु जो है, मुझे लगता है कि ये इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो तंत्र है, जो मतलब सत्ता है, वो पावर में चाहे जितनी भी चली जाए, मुझे लगता है उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, उसके अंदर स्वकर्तव्य और नैतिकता होनी चाहिए, जिसे हम विश्वास ना होना ही समस्या का कारण है। अविश्वास बढ़ना कोई समस्या, वही समस्या है जब विश्वास हो जाएगा जनता को सरकार पे, तो कोई समस्या है ही नहीं। इसका मतलब सरकार ईमानदार है, सरकार जिम्मेदार है, तो अविश्वास वाली बात आएगी ही नहीं। वो कितनी भी पावरफुल हो जाए, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फर्क पड़ेगा। फर्क तब पड़ता है जब सरकार जनता के हितों को अनदेखा करती है, जब सरकार अपने कर्तव्य से विमुख होती है। अच्छी बात है, कोई सरकार यदि पावरफुल होती है, समर्थ होती है, उसके पास संसाधन है, अब जो जिम्मेदारी लेगा, पावर तो होगी ना, उसको तो संभालना भी तो है। लेकिन जब वो कर्तव्य विहीन हो जाए, पथभ्रष्ट हो जाए, वो थोड़ा दिक्कत है। उसके पावरफुल होने से कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरी
आपकी आवाज नहीं आ रही नीता जी। नहीं, उन्होंने बंद कर दिया। मेरी बात समाप्त हो गई। मेरी बात समाप्त हो गई भैया। ठीक है ठीक है, ठीक है। चलो और साथी बताएं। हाँ, नमो नमो। जी बताइए आदरणीय। धन्यवाद। आज का विषय, जो आज सारे विषय जो रखे गए हैं, आज जो है कि लोकतंत्र को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करता है, एकदम उसको प्रकट करता है। आज के जो है राजनीतिक व्यवस्था को, आज राजनीतिक जो स्थिति है, आज के जितने कोटेशन है, सब उसको एक जो है कि एक वर्तमान जो एकदम सत्य है, तो उसका एक वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर रही है। तो इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और आपने जो है कि ऐसे ऐसे जो है कि जो बातें रखी हैं, तो वास्तव में सब यही चीज सरकारों के द्वारा हो रही है। विचार मंथन का तो कोई बात ही नहीं है। आदमी अपने विचार से कुछ अभिव्यक्ति कर देता है, तो अपनी ही पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं जो है कि, या जो पदाधिकारी हैं, वह जो है कि लगता है कि हमारा जो है कि राजनीतिक खतरे में, इसको तुरंत जो है कि निलंबित किया जाए, पार्टी के कार्यवाही से जो है कि उसको दंडित कर देते हैं। तो हम में जो विचार हो रहा है, जो हमारे अंदर परिकल्पना हो, जो शब्द देते हैं, तो शब्द देने में कुछ त्रुटि हो सकती है, हमें कमी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जो विचार आए तो हम उसको सही सही शब्द दे दें। लेकिन इसको ये जो है कि एक वितंडा बना दिया था, उस पर जो है कि थोड़ा सा संवाद होना चाहिए, न कि पार्टी उसको जो है कि रेड लाइन में दे दे, वह खतरा उसके लिए बन जाए। थोड़ा सा संवाद रखना चाहिए। और विचार मंथन इसीलिए नहीं हो रहा है ना, कि हम जो है कि हम अपने उनके दृष्टिकोण में कैसा सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है कि तंत्र महत्वपूर्ण हो जाता है। और संचालक संचालित के बीच जो ये भी हो रहा है, और संचालक जो है, अब देखिए, अब तो माइक से और जो है मंच से संचालन होता है। और पहले जो है कि व्यक्तिगत तौर पर जो है कि संचालक और संचालित होते थे, और बड़े समूहों को संबोधित नहीं किया जाता। आज जो है कि 2-2, 4-4, 5-5 लाख जनता को संबोधित कर देते हैं। व्यक्तिगत तौर से कितने लोगों से संपर्क होते हैं। तो यह होता है धीरे धीरे जो है कि निश्चित तौर पर संचालक और संचालित की दूरी जो है कि इसी तरह बढ़ाया जा रहा है, और इसके लिए प्रचार माध्यम का प्रयोग किया जा रहा है। जो सड़कों पर जो है कि नारेबाजी की जाती है, और गाड़ी पर जो है कि प्रचार वाहन निकलते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, ये क्या है? संवाद नहीं है, प्रचार है। हमारे ख्याल से पोस्टरबाजी और जो है कि प्रचार वाहन पर बैन लगना चाहिए। आप अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, नेता का प्रचार कर रहे हैं, तो वास्तव में जाइए जनता में जो है कि, और जनता से बात हो। ये पंपलेट और जो है कि और नारेबाजी का मतलब क्या है? यह है कि नुक्कड़ सभा और जो है कि व्यक्तिगत संपर्क इत्यादि जो है कि महत्वपूर्ण होते हैं। बुकलेट वगैरह बनवा सकते हैं, जहाँ की पूरा जो है कि कार्यविधि को जो है कि कार्यप्रणाली पर एक अपना व्यवस्था दे सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ पंपलेट और प्रचार वाहन और नारेबाजी, ये सब जो है कि संचालक संचालित के बीच में दूरी बढ़ा रही है। और राजनीति समाज सेवा का तो पूर्णतः व्यवसायीकरण हो गया। समाज सेवा, चिकित्सा, पहले प्राचीन काल में चिकित्सा समाज सेवा थी, पौरोहित्य भी समाज सेवा में आती थी, शिक्षा भी समाज सेवा में आती थी, और मार्गदर्शन जो सन्यासी जो बनते थे समाज का, वो भी समाज सेवा में आती थी। जो धर्म कर्म के प्रचार संबंधी और जो इसके सिद्धांतों को समाज में स्थापित करते थे प्रमुख, सब समाज सेवा ही थी। और सब समाज सेवा, पहले तो समाज, हमारे गांव में तो पुल, अरे हमारे शहर में एक पुल बन गया है, जिसको उछला पुल कहते हैं, एक व्यापारी ने बनवा दिया। समाज सेवा पहले एक एक ठो घाट जो है कि नदियों के, जो है कि बड़े बड़े घाट पहले के लोग बनवा देते हैं, ये समाज सेवा था। लेकिन आज जो कुछ होता है, आज तो जो धर्म कर्म दुर्गा पूजा होता है, या जो है कि होलिका दहन होता है,
तो उसमें भी जो है कि पूरा पूरा व्यवसाय अपना बना लिया जाता है, और वहां से भी जो है कि कैसे जो है कि अपना नेटवर्क बनाए, अधिक से अधिक चंदा उतर, सब हर चीज में कोई व्यवसाय बनाते जा रहे हैं। और व्यक्तिगत जो भौतिक पहचान है, जो कुल से है, परिवार से है, स्थान से है, इसका पहचान तो निश्चित ही जो है कि समाप्त हो गया है। अब निश्चित है जो आधुनिक जो मापदंड है, जो मार्कशीट और कॉलेज का वही सब रह गया है, और वही योग्यता का मापदंड है। और आज का मापदंड जो है कि पैसा है। पोशाक तो जरूर है, आजकल जो है कि बीमा एजेंट निकलते हैं, नेटवर्क कंपनी के एजेंट निकलते हैं कंपनियों के, और इस ढंग से पोशाक पहनते हैं, इतना उनका संवाद शैली होता है, इस तरह से सम्मोहन पैदा करते हैं, और ऐसा लगता है कि सब कुछ जो है अब उन्हीं को जो है कि ऐसा बनाते हैं। आजकल जो है कि अब तो धीरे 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 पोशाक की योग्यता खत्म है। अब तो समझ में आता है जो ज्यादा बढ़िया क्लीन पोशाक पहने रहता है वो बहुत बड़ा ठग होगा। अब तो धीरे, पहले तो यार नहीं समझ में आता था, हम लोगों के युवा अवस्था में लगता था कि जो है कि एकदम क्लीन और क्लीच से रही, तो प्रेस किया हुआ टाई और जो है कि बूट सूट पहने हुए व्यक्ति वास्तव में जो है कि एक इम्प्रेशन देता है। आज उन लोगों का इम्प्रेशन एकदम खत्म हो गया। ऐसा नहीं, कोई ऐसा पहने रहता है तो ये लगता है कोई जो है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का एजेंट हो गया, कंपनी का एजेंट है लगता है। इसका एकदम स्वरूप जो है कि ध्वस्त हो चुका है। पोशाक का उतना महत्व तो नहीं रह गया है, पोशाक तो समझ में आने लगा है। और समाज को तोड़कर वर्ग बदलने का प्रयास हो, वर्ग निर्माण, वर्ग संघर्ष को प्रोत्साहित किया जाए, यह सब बातें वहीं चल रही हैं। और समाज व्यवस्था निष्प्रभावी है ही है। मानव स्वभाव के ताप की वृद्धि होती ही जा रही है निश्चित रूप से। अब मानव स्वभाव स्वार्थ वृद्धि होती रही है, बड़ा महत्वपूर्ण। वैसे स्वास्थ्य स्वास्थ्य वृद्धि क्या, माने कि जब हम मार्केट पर आधारित हैं, हम एक गिलास पानी पीते हैं, उसमें भी जो है कि बिजली लगती है, मोटर से पानी आ रहा है, उसमें भी पैसा, हर चीज जो है कि पैसे से हो गया। अब मेडिकल एजुकेशन जो है कि बहुत ज्यादा पैसा का जो है कि खर्च का माध्यम बन गया मेडिकल एजुकेशन, पूरी पूरी कमाई है। पहले क्या था, जो है कि मिट्टी के मकान प्राकृतिक वातावरण में रहते थे, तो उसमें श्रम और सहयोग का महत्व था, तो उसमें जो है परस्पर सहयोग की भावना विकसित होती थी। शादी ब्याह होता था इत्यादि, परस्पर एक दूसरे के सहयोग से जो है कि पूरे गांव में जो है कि चारपाई और गद्दा और लोटा बल्टी सब आ जाता था, जो है कि चौका बेलना, गांव की महिलाएं जो है कि पूड़ी बेलने के लिए, और मर्द जो है कि आटा सानने के लिए, सब्जी काटने के लिए, पकाने, ये सब हो जाता था। पहले श्रम और सहयोग की विस्तृत थी। जब आज हर जगह जब पैसा है, तो स्वार्थ के बिना तो आदि स्वार्थ से रहित हो जाएगा, तो उसका तो एकदम कंगाली स्थिति हो जाएगी। जब तक वो दूसरों से स्वार्थ से ही जुड़ेगा, जहां से हमको पैसा मिल रहा है हम उसी से जुड़ना है, क्योंकि हमारा रोज जो है कि 1,000 रुपया का खर्चा है, 1,000 रुपये कम में से हमारा कुछ बनने वाला नहीं है। तो हर व्यक्ति उसी पैसे के दृष्टिकोण से जुड़ना चाहेगा, क्योंकि उसका इतना स्वाभाविक तौर पर जो है सारी खर्च व्यवस्था है। ऐसा नहीं, आज तो मोबाइल यदि घर में 4 मोबाइल है, तो साल में एक मोबाइल जरूर खरीदना है, तो 4 मोबाइल में से कोई 4 साल में एक तो जो है कि पुराना हो गया या खत्म हो गया, टूट फूट गया, तो चार या चोरी हो गया, 4 साल में 4 मोबाइल में एक मोबाइल हर साल खरीदना, एक मोबाइल 15,000 रुपया का रहा है। और 4 मोबाइल में हम जो है कि यदि डेटा वगैरह फोन वगैरह इस्तेमाल करते, कम से कम 1,000 रुपया महीना, तो 15 और 12 27, यानी कि 2,500 रुपया महीना तो यही खर्चा हो गया है। बिना पैसे से हम एक कदम नहीं चल सकते हैं। तो जो श्रम और सहयोग की स्थिति जब वो समाप्त हो गई, तो उसका स्थान स्वार्थ ने ही लिया है। यह तो जो है कि उपभोक्ताकरण से और असंतुलित विकास से ये अशिष्ट हो रहा है। और राजनीति को पैसा चाहिए, और कंपनियों से लेती है, बाजार से पैसा लेती है, और बाजार को इतना छूट देती है, तो उपभोक्ताओं को लूटो, उपभोक्ताओं को लूटो। और राजनीति जो है कि वहां पर कुछ लोकप्रियता का उदाहरण दे के, कुछ जो है कि शिक्षा चिकित्सा में पुड़िया और पर्ची पकड़ा करके वाहवाही लेते हैं, कुछ राशन दे करके, लेकिन जो है बदले में पूरा एक हमारी जो है कि पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करके पूरा पैसा उद्योग पूंजीपतियों को सारी क्रिया को दे करके उससे कुछ पैसा लेकर के अपना काम करते हैं। तो कुल मिलाकर राजनीतिक विकृति तो अपने आप पे चरम पर है। लोकतंत्र की बात ही मत करिए,
भारत की नहीं है, पूरे विश्व के लोकतंत्र की हालत खराब है इस समय। लोकतंत्र का एक दौर चला था, वाह 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 लोकतंत्र का दौर, हम लोकतांत्रिक युग में जा रहे हैं। लेकिन आज जो है कि लोकतंत्र को लोग गाली दे रहे हैं। अभी मेडागास्कर में जो है कि जैन जी, अभी जैसे नेपाल घटना हुआ, बांग्लादेश, अभी मेडागास्कर में हाल में घटना हुआ, वहां का प्रधानमंत्री पत्नी सहित जो है कि भाग खड़ा हुआ जो है कि देश छोड़ करके। अब उसके जगह पर राजपाट कौन करेगा? अब जो है सत्ता संभालना और सत्ता पाने की जो है कि प्रतिस्पर्धा, सत्ता पाने का जो है कि और सत्ता संभालने की, लोकतंत्र में यही दो चीज हमको मैं देख रहा हूँ सालों से। मैं करीब करीब जो है कि 10 15 20 सालों से, 25 सालों से मैं लगातार यही देख रहा हूँ कि लोकतंत्र में दो ही चीज रह गया है, सत्ता संभालना है या सत्ता पाना है, ये चीज है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र के जगह कुछ और चीज विचार होना चाहिए, चाहे चाइनीज मॉडल, चाहे सैन्य व्यवस्था पर, चाहे किसी, लेकिन लोकतंत्र में बहुत ही जो है कि हमें इससे घृणा होती जाती है। और इसका जरूर विकल्प हमें सोचना चाहिए। और मुनि जी जो है, बजरंग मुनि जी लोक स्वराज की बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, समझ में आता है कि जो यह होना चाहिए। सामाजिक शक्तियों के बारे में कहते हैं, हमको लगता है यह होना चाहिए। पारिवारिक व्यवस्था को मजबूती मिले, ऐसा होना चाहिए। लेकिन वर्तमान लोकतंत्र से उम्मीद नहीं है, और बस यही है। तो लोकतंत्र के ही द्वारा सुधार संभव है और लोकतंत्र से उम्मीद भी नहीं है, यह सबसे बड़ा यह प्रश्न है। इसी के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मंगला प्रसाद जी। बाकी के साथी बताएं। हेलो। जी आदरणीय, बताइए। चर्चा में सभी उपस्थित साथियों का अभिवादन है। आज की जो चर्चा का विषय है वो विकृत लोकतंत्र का है। तो जब हम विकृत लोकतंत्र की तरफ अपनी विचार और चिंतन करते हैं तो देखते हैं कि विकृत लोकतंत्र में सारी जो है व्यवस्था, चाहे वह सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनैतिक हो, आर्थिक हो, जो भी व्यवस्थाएं हैं वह केंद्र के पास जो है वो केंद्रित होता है। केंद्रित सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं और उसमें जो है तो जो भी चालाक लोग और धूर्त लोग हैं ये पूरा हावी हो जाते हैं, और पूरे शरीफ लोग जो हैं वो किसी न किसी प्रकार से उनका शोषण होते रहता है, और उनके शोषण के लिए उनको भावनात्मक प्रसन्नता, वो झूठी भावनात्मक प्रसन्नता देकर और उनका शोषण करते रहते हैं। वो जो धूर्त और चालाक लोग हैं वो बैक में पीठ के पीछे होकर और राजनीतिज्ञों को भी खड़ा करते हैं, समाज में सामाजिक कार्यकर्ता एनजीओ को भी खड़ा करते हैं, और उनका किसी न किसी प्रकार से उनका लाभ लेते हैं। वो अपने हिसाब से उनको चलाते हैं। जिसको कि हम कह दें कि सारी जो है सामाजिक है या धार्मिक है या राजनीतिक है, सबका जो है व्यवसायीकरण करके, और वो जो है सो शरीफों का मत भ्रमित करके और उनका उपयोग करते हैं। हम देखते हैं कि आज कि आप बराबर देख रहे हैं
कि लंबी शिखा रख करके, मोटा कलावा बांध के, कड़ा बांध करके, भगवा वस्त्र धारण करके, और कितने जो हैं तो अन्य धर्मावलंबी जो हैं वो हिंदुत्व में घुसकर धर्मांतरण भी करा रहे हैं, और लव जिहाद जो है, कितने ही नाबालिग और जो युवतियां हैं उनका भी जो है ब्रेन वॉश करके और उनका भी जो है सो शोषण कर रहे हैं सब। तो ये जो वेशभूषा है, जो कि अंदर से कुछ और है और बाहर कुछ और दिखते हैं, और इस प्रकार से अपने आप को प्रदर्शित करते हैं कि सामने वाला भ्रमित हो जाता है और उनके धोखे में और जाल में फंस जाता है। अब हम एक चीज भी देख रहे हैं आज राजनीति में कि कई प्रकार से विदेशों से भी ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं जिनका कोई कहीं अस्तित्व नहीं है, और उस विचार को प्रचार प्रसार के माध्यम से दिग्भ्रमित करके उसको सत्य साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसमें आप देख ही रहे हैं सामने राजनीति में कि आपको जो है सुप्रीम कोर्ट की भी आप देख रहे हैं, ये कह दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। तो कोई अभी जो है तो चुनाव आयोग है जिसमें देखिएगा सबका पोल खुल रहा है, उनको सब कह रहे हैं गलत है। तो सारा कई प्रकार की समाज में जो है राम का कोई अस्तित्व नहीं है तो कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं है, बहुत सी बातें समाज में आ रही है जो कि प्रचार प्रसार करके संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगी, सम्मान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अरे भैया, संविधान आप कहाँ जो है सुरक्षित रूप से है, आप सारे राजनीतिक जो पक्ष विपक्ष हैं रोज उसी का पहरा कर रहे हैं संसद में, तो संविधान को क्या हो जाएगा। लेकिन इन सब बातों का प्रचार प्रसार करके और राजनीतिक लाभ या धूर्त लोग इसका लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। विदेश से कई प्रकार की जो है बातें आ जाती हैं। अभी देखिए कि ट्रंप महोदय जो है वो भी जो है अपना बात छोड़ करके कि हमने भारत पाकिस्तान का समझौता करा दिया, जो कि गलत प्रचार प्रसार करके, और अगर कोई कमजोर राष्ट्र रहता तो इस चीज को मान लेता कि हाँ भाई वही कराए हैं, नहीं कराए फिर भी मान लेते। तो इस प्रकार की जो है भ्रम की बातें समाज में आ रही। आज जो है स्वार्थ के लिए, अपनी स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए व्यक्ति जो है इतना अपने अस्तित्व को गिरा दे रहा है कि न अपना स्वाभिमान रख रहा है, न मान रख रहा है, न सम्मान रख रहा है, न परिवार चिन रहा है, न रिश्तेदार को समझ रहा है, न राष्ट्र को समझ रहा है, न राज्य को समझ रहा है। अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए
अपनी भौतिक सुख सुविधा को प्राप्त करने के लिए हिंसात्मक कार्रवाई कर रहा है और हिंसा के द्वारा स्वार्थ में जो उसका है कि हमारे पास चाहे कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन हमारे पास धन भी आए, हमें समाज में प्रतिष्ठा भी मिले और हमारी रौब रुतबा भी चले। अब ये कैसे आएगा, इसके लिए वो कई प्रकार की तिकड़म जो है समाज में लगा रहे हैं। ये उनकी स्वार्थ की अपनी पूर्ति के लिए किसी से पैसा देकर हिंसा भी करवा रहे हैं, कहीं झूठ का भी प्रचार प्रसार करवा रहे हैं, कहीं पर टिकट लेकर के और खड़ा होकर के और जो है सो जीत करके और संसद विधायक बन करके अपना शक्ति का जो है सो प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। जितने भी आज हम देख रहे हैं कि नेता के रूप में जो हमारे मार्गदर्शक कहें या हमारे जो लीडर हैं, हमको जो गाइड करते हैं, हम पर जो कंट्रोल वो कर रहे हैं, उनकी कहीं भी बात में सत्यता आपको नहीं दिखेगी और कब वो क्या करेंगे किसके साथ, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? लेकिन अगर आप उनको मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, उनके पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, अगर आप सत्य बोल रहे हैं या उनका नुकसान हो रहा है, तो तुरंत आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमने शक्ति तो इसलिए उनको नहीं दिया है, पावर इसलिए नहीं दिया है कि सत्य का जो है उसका कोई अस्तित्व ना रहे समाज में। हमने तो सत्य के अस्तित्व को ही कायम करने के लिए उनको बनाया है, न्याय सुरक्षा हमें मिले। लेकिन वो चीज आज देखने को नहीं मिलता है। मैं अपने बात को ही विश्राम दूंगा और साथी जो हैं चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कई पॉइंट हैं उन पर अपनी बात को रखते हैं। हेलो। धन्यवाद। हेलो। एक मिनट। बाबा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें कुछ विषय अभी तक अछूते हैं। जी। एक तो विचार प्रचार इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि प्रचार के माध्यम से सत्य को पहचानना कठिन हो गया है। भारत का ही मामला नहीं है तो पूरी दुनिया का मामला। अर्थात एक सिद्धांत को मान लिया गया है कि अगर किसी झूठ को 100 बार बोला जाएगा लगातार और कई लोग बोलेंगे तो लोग उसको सच मान लेंगे। ये एक बड़ी बुराई बढ़ रही है अभी भी, चाहे वो मीडिया के माध्यम से या और जो भी माध्यम आप बतावें। एक तो ये बुराई है। दूसरा कि अधिकांश सामाजिक संस्थाओं का, फिर से सुन लीजिएगा आप, अधिकांश सामाजिक संस्थाओं का व्यवसायीकरण हो गया। अब लेखक पैसे के लिए लिख रहा है, एनजीओ पैसे के लिए समाज सेवा कर रहा है, खिलाड़ी पैसे के लिए खेल रहा है। अब आप सोचिए कि अगर समाज सेवा के भी सारे कार्य, पुराने जमाने में मैं देखा हूं
लंबे समय तक देखा हूं कि जादूगर जादू दिखाने आते थे और कोई फीस नहीं होती थी, उनको खुद ब खुद मिल जाता था। इसमें गलती किसकी है, इस पर हम विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी संस्कृति बदल रही है, इस दिशा में जा रही है कि सारा काम पैसे के लिए होने लग गया। यह भी एक चिंताजनक बात है। फिर मानव स्वभाव ताप वृद्धि, इस पर बहुत बार चर्चा हुई है। पूरी दुनिया में, विशेषकर भारत में, हर आदमी के स्वभाव में आक्रोश बढ़ रहा है। ये जो आक्रोश बढ़ रहा है, यह आक्रोश कभी हिंसा में बदल जाता है, कभी आत्महत्या में बदल जाता है, लेकिन है तो आक्रोश। आखिर इसकी चिंता कौन करेगा कि पूरा समाज, लगभग पूरा, अगर पूरे समाज में वैचारिक धरातल पर निर्णय न करके आक्रोश में, आवेश में निर्णय होंगे, भावनात्मक निर्णय होंगे, तो फिर समाज जाएगा कहाँ। यह भी एक बड़ी समस्या है। वैसे इसमें 8 समस्याएं लिखी गई हैं, आप देखे होंगे और विपुल जी बताए ही होंगे। आप कोई प्रश्न करिएगा तो कर लीजिएगा, अभी मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा और उसके बाद आपकी चर्चा फिर जारी रहेगी। मैं अपनी बात को यही समाप्त कर रहा हूं। किसी साथी का कोई प्रश्न है या कुछ बात? हाँ है। जी बताइए। बाबा नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हम लोग ये तो जानते हैं कि गड़बड़ हो रहा है, ये तो सभी जानते हैं। मेरा प्रश्न ये है, जब हम ये जानते हैं और जनता ये जानती है कि इस तरीके का हो रहा है और इसकी वजह से लोकतंत्र खतरे में है, तो हम जनता का दायित्व ये बनता है कि वो समाज और जनता और देश सर्वोपरि के लिए अपने दायित्व का वो करे। तो अपने दायित्व, जनता के दायित्व को जगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं बाबा, कि जनता अपने दायित्व का प्रयोग करे, ना कि लालच में करे। धर्म कहता है, जनता का धर्म ये आवाज कहता नहीं आ है रही क्या? आवाज आ रही मेरी? हेलो। हाँ, आ रही है। अच्छा, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जनता का धर्म ये कहता है, मानो मैं हूँ, मेरा धर्म ये कहता है, मेरा दायित्व ये कहता है कि मैं ऐसे नेता को चुनूं जो देश को सर्वप्रिय रह के काम करे। ये सबका धर्म ठीक होना है, चाहिए। तो इसको कैसे हम लोग कर पाए ताकि ये लोग डरें? फिर मैं कैसे आपको जगह बता पार कर देता पाए? हूँ ये बात भी। मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न तो ब्रजेश जी फिर से बता देंगे हमको, लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ आपको। किसी भी व्यवस्था में, चाहे वो परिवार की व्यवस्था हो, राज्य की व्यवस्था हो या समाज की व्यवस्था हो, कानूनों की मात्रा जितनी अधिक होती है, उतना ही ज्यादा आम लोगों की निर्णय करने की शक्ति घटती चली जाती है। तो भारत में आपने कानूनों की मात्रा इतनी अधिक बढ़ा दी, हर मामले में कानून, तो परिवार को निर्णय करने का अवसर ही नहीं मिलता। निकल गई। जब परिवार के लोग, समाज के लोग निर्णय ही नहीं कर पाएंगे,
तो वो उचित अनुचित का क्या निर्णय करेंगे? तो कानूनों की मात्रा घटनी चाहिए, और यह दोष सरकार का है, समाज का इसमें कहीं दोष नहीं है। तो अभी आपने सुना होगा, अभी शायद 2-3 दिन पहले हरियाणा सरकार ने कुछ अनावश्यक कानून हटाए हैं। केंद्र सरकार ने भी कुछ हटाए हैं थोड़े से, लेकिन ये तो इतने ज्यादा है कि आप कैसे हटाएंगे, अभी बहुत दिक्कत आ रही है। ये इसका कारण है। लेकिन विषय क्या था, इनका प्रश्न क्या था? अगर ब्रजेश जी को याद होगा तो बता दीजिएगा, कोई और कोई प्रश्न होगा तो। बाबा जी, मुझे जितना समझ में आया, इनका यही प्रश्न है कि समस्याएं तो हम लोग जानते हैं, इनका समाधान किस तरह से होगा। हाँ, तो इसके समाधान के लिए ही हम लोग शराफत से समझदारी की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। निर्णय करने की कैपेसिटी हर व्यक्ति के अंदर आवे। हाँ, बताइए मदन जी। बताइए मदन जी, कोई कुछ कह रहे प्रश्न बताइए किसी का और। चलिए, प्रश्न नहीं है तो आप अपनी चर्चा को जारी रखिए। हैं। जी बाबा, कोई और साथी बताएं। हाँ भाई मैं जी एक चीज नमस्कार। कहना चाहता था। हेलो। बबलू केसरवानी जी। जी हाँ, जी हाँ। जी बताइए। चलिए, मुनि जी तो कट गए। मैं एक बात, अभी जो मुनि जी कहे, आप लोग भी कई बार इस बात को दोहराते रहे हैं कि झूठ को 100 बार यदि रिपीट किया जाए, बहुत लोग रिपीट करें, तो सत्य मान लिया जाता है। मगर ये तब तक माना जाता है कि जब तक कोई नया सिद्धांत समाज के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाए। जिस प्रकार से गैलीलियो गैलीली ने 1609-10 में जो सिद्धांत दिया था, उससे पहले मान्यता था कि पृथ्वी का चक्कर बाकी ग्रह लगाते हैं। मगर जब गैलीलियो ने 1609-10 में सिद्धांत दिया, फिर पूरा दुनिया मानने लगी। उसी प्रकार से जब तक हम लोग मिलकर के कोई नया सिद्धांत नहीं देते हैं और उसको जनता तक जब तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक तो झूठ को सत्य जनता मानती रहेगी। जी, धन्यवाद। जी, ठीक बात है। कोई और साथी बताएं। जी भाई जी जी बताइए संजय जी। आइए संजय जी। नमस्कार सभी को, बाबा जी प्रणाम। जी आदरणीय, बताइए। मैं इस बात से पूर्ण रूपेण सहमत हूँ कि ये जो 8 विकृतियों का वर्णन है, इन विकृतियों के अलावा भी तमाम ऐसी विकृतियां हैं जिनका प्रयोग करके तमाम तंत्र या लोकतांत्रिक, मौजूदा लोकतांत्रिक तंत्र हमको गुलाम ही नहीं बना रहा है, अपितु मानसिक गुलाम बना रहा है। किंतु थोड़ा सा मेरा विचार है कि इन 8 में से 3 तो ऐसी विकृतियां जो मुझे समझ में आती हैं, कि 5 विकृतियां तो उनकी उनके तहत जाकर हम उसमें फंस रहे हैं, किंतु 2-3 बिंदु ऐसे हैं जिसमें हम स्वतः जाकर उसमें फंस रहे हैं, जो किसी षड्यंत्र का हिस्सा ना होते हुए भी। जैसे उदाहरणार्थ मैं ये चर्चा करना चाहूंगा कि हम वर्ग में बंट रहे हैं, वर्ग संघर्ष में भाग ले रहे हैं, वर्ग संघर्ष का हिस्सा बन रहे हैं। ये शायद षड्यंत्र का हिस्सा तब बनता है जब हम उसका षड्यंत्र बनने के उस षड्यंत्र का हिस्सा बनने के लिए हम स्वयं उत्सुक हो जाते हैं। दूसरा, उसी तरह की जब समाज व्यवस्था को किसी कारण से निष्प्रभावी करने में हमारा योगदान हो, उसमें अहंकार हो सकता है, उसमें भौतिकवाद के प्रति अंधी दौड़ हो सकती है, किसी कारण से यदि हम सामाजिक व्यवस्था को कमजोर करते हैं तो उसका वो लाभ लेते हैं, उसको कमजोर करने के लिए शायद तंत्र षड्यंत्र नहीं रच पाता है। और व्यक्ति को कमजोर करना, व्यक्ति को स्वार्थी बनाना, ये हमारे एकल इकाई का ही एक हिस्सा है, जिससे ये मैं मेरा कहने का अभिप्राय है कि ये कुछ बिंदु ऐसे हैं जिसमें हम स्वयं जाकर जाल में फंस रहे हैं।
और पुनः इस बात का मैं धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद प्रस्तुत करके कहना चाहता हूं कि इसका निवारण, जैसे कुछ साथियों ने भी चर्चा करी कि इसका निवारण क्या है, कि कष्ट तो हम जान रहे हैं, हम जान रहे हैं कि ये कुचक्र है, हमें जान रहे हैं कि वो सब रचनाएं हैं जिनमें हमको फंसाकर हमको गुलाम या मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। उसका उत्तर तो हम उसी में तो बैठे हैं। उसका उत्तर यही है कि विचारों का मंथन ही करके हम व्यक्तित्व निर्माण, और व्यक्तित्व निर्माण करके परिवार निर्माण, परिवार निर्माण करके समाज निर्माण में अपनी योगदान भूमिका दे सकते हैं, जिससे कम उन बिंदुओं में या उन लोभों में हम जाकर, जिसमें हम स्वतः जाकर फंस रहे हैं, कोई फंसाने नहीं आ रहा है, उससे तो प्रारंभिक तौर पर बचा ही जा सकता है। इसलिए मेरा साधुवाद, मेरा कोटि कोटि धन्यवाद इस प्रयास में कि जोर केवल इस बात पे कि विचार मंथन हो। विचार मंथन ही वह प्लेटफॉर्म है जहां से हम 8 विकृतियों को तो दूर कर सकते हैं, लेकिन उन विकृतियों को तो कदापि 100% दूर कर सकते हैं जिनमें हम स्वतः जाकर शिकार बन रहे हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। मैं कुछ बात करना चाह रहा था। जी, बताइए नरेंद्र जी। हाँ, एक सेकंड। जैसे लोकतंत्र पे मेन था आज का टॉपिक, तो मैं इसी पे कुछ बिंदुओं पे बात करना चाह रहा था। जैसे लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है जनता सर्वोपरि है, यानी सत्ता, कानून और नीति सब जनता की भलाई के लिए होने चाहिए। लेकिन आज कई देश, भारत समेत, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो लोकतंत्र की आत्मा को कमजोर कर रही है। अब आइए इसमें 3 भागों में हम समझते हैं। संचय, जनता के साथ क्या किया जा रहा है। सूचना पे नियंत्रण, ये सब जगह हो रहा है। मीडिया, सोशल मीडिया और सरकारी प्रचार के जरिए जनता तक सिर्फ एक पक्ष की बात पहुंचाई जा रही है। असहमति और आलोचना को देश विरोधी या अराजक बताया जा रहा है, जिससे जनता को सही जानकारी नहीं मिल रही, वे सच और प्रचार में फर्क नहीं कर पाते। एक ये पॉइंट है, जब सूचना पे निरंतर हो जाता है तो जनता भ्रमित हो जाती है, उसे सच और का पता ही नहीं चल पाता। और दूसरी है असंवैधिक संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव, जैसे न्यायिक, सूचना आयोग, सीबीआई, ईडी जैसी संस्थानें जो जनता की सुरक्षा के लिए हैं, कई बार राजनीतिक हित के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे लोकतंत्र की निष्पक्षता खत्म होती है। तीसरा बिंदु है धर्म, जाति और नफरत की राजनीति। जनता को असली मुद्दों, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार से हटाकर धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पे बांटा जा रहा है। जब लोग बढ़ जाते हैं तो सत्ता को जवाबदेही से बचना आसान हो जाता है। आर्थिक और सामाजिक असमानता, कुछ गिने चुने लोग कारपोरेट घरानों और राजनीतिक वर्ग को फायदा पहुंचाते हैं, ज्यादा ताकत और संसाधन दिए जा रहे हैं, और गरीब और आम नागरिक की आवाज को कमजोर होती जा रही है। इससे खतरा क्या है? इससे खतरा यह है, लोकतंत्र लोक से राज में बदल जाता है। जनता मतदाता बनकर रह जाती है, भागीदार नहीं। नीतियां आम जनता की नहीं, सत्ता और पूंजीवादी के हित में बनती हैं। न्याय और समानता केवल कागज पर ही रह जाती है। इससे ये खतरा पैदा हो रहा है। अब इससे बचने का कुछ तरीके भी हो सकते हैं, जैसे सूचित नागरिक बने, मतलब हर खबर पर दोनों पक्ष में पढ़ें और देखें। केवल व्हाट्सएप, यूट्यूब और टीवी पर भरोसा न करके विश्वसनीय स्रोतों को भी देखें। प्रश्न पूछें, जैसे कोई भी नेता जब इससे उससे सवाल पूछा जाए, जनता का अधिकार होना चाहिए। लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब जनता नेता को सलाम कम और यस पूछने की जगह उससे सवाल पूछने लग जाएगी। स्थानीय स्तर पर भागीदारी, पंचायत, नगर पालिका, स्कूल मैनेजमेंट जैसे आरटीआई जैसे मंचों पर भाग लेने, अपने क्षेत्रों में काम पर नजर रखें, जिससे ये असली लोकतंत्र है। और नफरत की राजनीति से दूर, जैसे धर्म, जाति, भाषा से उठकर इंसानियत और समानता की बात करें। देश पहले मैं बाद में, ये सोच अपनाएं। देश पहले और मैं बाद में, ये सोच जब हो जाएगी हमारी, तो हम लोग लोकतंत्र को बचा सकते हैं। संविधान को जाने, अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों को जाने। इस कर्तव्य जब पालन कर लोगे तो अधिकारों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अधिकारों का पता होना भी जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति अगर कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा तो आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए। नेता अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, न्यायपालिका नहीं कर रही, तो आपको कर्तव्य की, अपने अधिकारों की जानकारी होगी, तभी आप लड़ पाओ। तो दोनों की जानकारी जरूरी है। आपके कर्तव्य क्या है, आप पहले कर्तव्य करो। अगर कर्तव्य नहीं कर रहे हो तो आप भी गलत कर रहे हो, हम भी गलत कर रहे हैं, और हम अपने कर्तव्यों का सही से पालन कर रहे हैं
और दूसरा नहीं कर रहा, तो हमें अपने अधिकार पता होने चाहिए, तब हम उनसे कह सकते हैं कि तो हमारा ये अधिकार है, आप ये काम नहीं कर रहे, है ना। तो इस तरीके से लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। बस मुझे इतना ही कहना था, धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। भैया जी, बैदराज बोल रहा हूँ। जी बताइए आदरणीय। बाबा जी एक किस्सा बताते हैं कि हमने चौकीदार को चाबी सौंप दी है, बंदूक दे दी है हाथ में हमारी सुरक्षा के लिए, और बाद में पता चलता है कि उसकी नीयत खराब है। तो अब हम उसे बंदूक कैसे वापस लें? उसी बंदूक से हमारे ऊपर वो शासन कर रहा है, हमने बंदूक उसको सौंप दी है। अब उससे बंदूक वापस लेते हैं, वो कल मारने वाला है, आज ही मार देगा हमको। बाबा जी ये किस्सा बताते हैं, ये भैया जी को बताना था मेरे को। अभी जो भैया जी बोले ना कि हम लोग सजग बने या सवाल पूछें, तो जैसे ही सवाल पूछेंगे वो बंदूक चला देगा। बस इतना ही कहना था भैया मैं अब इसका जवाब देना चाहूंगा। बंदूक एक आदमी तब मार सकता है जब आप अकेले हो, और वो भी अकेला है, तो और हो सकता है 2 लोगों तब भी चलाने की हिम्मत करेगा। लेकिन अगर आप 50 और 100 लोगों की संख्या में होगे तो वो बंदूक नहीं चला पाएगा, और हो सकता है आप उसकी बंदूक छीन कर उसी पे टांग दो। ये कोई आम बात है। और हम लोग तो मतलब तराई क्षेत्र में रहे, हमने वो देखा भी है, प्रैक्टिकल भी देखा है कि कैसे बंदूक छीनी जाती है और कैसे धमकाया भी जाता है। तो ये तो मैं अच्छी से जान सकता हूँ कि ये सब कहने में अच्छा लगता है, जब तक हम लोग डरते रहेंगे ये प्रथा चलती रहेगी। डर तो हमें दिमाग से निकालना पड़ेगा, चाहे वो नेता के प्रति हो, चाहे प्रशासन के प्रति हो, चाहे किसी, तभी हम अच्छी बातें करेंगे और डरेंगे भी। अगर हम सही रास्ते पे हैं तो हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। और अब साथी बताएं। ब्रजेश जी, मेरा एक प्रश्न है। आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज, बताइए। प्रश्न यह है कि संचालक और संचालित के बीच मतलब दूरी जो है, बीच की दूरी लगातार बढ़ाई जाए, ऐसा लोकतंत्र का मतलब लक्ष्य क्यों रहता है? कोई साथी इनका उत्तर देना चाहेंगे? देखिए, इसका कारण है स्वयं को शासक समझना और समाज को शासित समझना। संचालक जी और बीच में दूरी जितनी अधिक घटेगी, उसकी शक्ति जो है जी संचालक की उतनी अधिक शक्ति घटती जाएगी। तो अगर उसे दूरी अपनी शक्ति को बढ़ाए रखना है तो उसे दूर रहना उसका जरूरी है। इसीलिए केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था का मूल जो अवधारणा है वो यही है कि समाज जो है वो कमजोर हो जाए, राज्य मजबूत हो जाए। इसीलिए जो है वो संचालक और संचालित के बीच दूरी रखी रहती है, जिससे अव्यवस्था बनी रहे। और कोई साथी बताएं, किसी को कोई बात रखनी है, किसी का प्रश्न है? देखिए, एक दो बातें मैं रख देता हूँ। और अगर किसी साथी को कोई नहीं बात रखनी है तो एक बात तो ये आती है कि समाज में विकृतियां आई। हमारे यहाँ भी बहुत लोग बोलते हैं समाज में विकृतियां थी, है, इसी का राज्य जो है वो लाभ उठाता है, हजारों वर्षों से रही है, रहेंगी। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि अब हम बीमार हुए, हम रोगी हुए, तभी तो डॉक्टर की आवश्यकता पड़ी। दिक्कत ये नहीं है कि हम बीमार पड़े और डॉक्टर की आवश्यकता पड़ी। समस्या ये है कि अब वो डॉक्टर आपको विश्वास ये दिला चुका है कि अब आप कभी ठीक होंगे नहीं, आप दवा पर ही चलेंगे। यहाँ समस्या जो आ रही है कि डॉक्टर की आवश्यकता तो हमको तब थी जब हमारी तबीयत खराब थी या कुछ स्थिति बिगड़ गई। अब उसने मरीज को ये विश्वास दिला दिया है कि आपको जीवन भर दवा पर ही रहना है, आपकी इम्यूनिटी जो है अब वो काम नहीं करेगी। लेकिन धीरे धीरे अगर आप उससे हटेंगे, आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, तो लगेगा कि आप स्वस्थ हो जाएंगे। यहाँ समस्या यही आती है कि राज्य समाज में विकृतियां आई तो आई, ठीक है। अब राज्य ने ये विश्वास दिला दिया है कि ये विकृतियां समाज ठीक ही नहीं कर सकता, जो करेंगे हम ही करेंगे, तो समाज कभी मजबूत होगा ही नहीं, उसकी सेल्फ इम्यूनिटी जो है बढ़ेगी ही नहीं। तो इस बीमारी को हमको दूर करना पड़ेगा कि हम लोग बार बार समाज को ही दोष देते रहें।
अब राज्य को हमको भी स्वतंत्र हुए हुए लगभग 79 ईयर्स हो चुके हैं और धीरे धीरे अधिकार उनको अब रिलीज करने चाहिए। लेकिन चाहे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो या 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, उसको अभी तक रिलीज न करने का मेन कारण यही है। कहीं ना कहीं नीयत पर संदेह है, क्योंकि डॉक्टर की दुकानदारी तो मरीज पर ही चल रही है। मरीज ठीक हो गया तो उसकी दुकानदारी का क्या होगा? तो इसीलिए सारा दोष केवल समाज पर ही ना हम लोग डालते चले जाएं। राज्य भी उसके लिए दोषी है। राज्य अब चाहता ही नहीं है कि समाज जो है दोबारा से संगठित हो पाए। किसी समय विकृति आई होगी तो क्या किया जाए? राज्य उसको बढ़ाते चला जाए, और वो चाह रहा है वो विकृति समाप्त ही ना हो। ये आ रही है समस्या। कोई और साथी बताएं, किसी को कोई प्रश्न है या कोई बात है? राम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपको कुछ बात रखनी है तो रखिए। ठीक है विपुल जी, कल का विषय क्या रहेगा? कल का विषय रहेगा 3017 से लेकर 3021। ठीक है, तो आज की मीटिंग को यहीं समाप्त करते हैं।